वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है, जिसमें आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसके आगे अब पॉलिटी स्टार्ट की गई है। तो अगर आप न्यू हैं चैनल पर, विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आसानी से आपको सारे वीडियोज़ भी अवेलेबल रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी है उनको भी देखिए। दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें मैं जीएस सेक्शन कवर कर रही हूँ, वो भी क्लास आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की, आरओ री एग्ज़ाम की, या फिर अपकमिंग और भी न्यू वैकेंसीज़ हैं जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है, एमपीपीएससी है, या यूपी पीसीएस 2025 के लिए भी आप प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन एक ही जगह पर कर सकते हैं। कम समय में सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। करंट अफेयर, जीएस, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज सभी अवेलेबल रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप विजिट कीजिए और आप जो नंबर दिए गए उन पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। 327 क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आप लोग को डाउट रहा और क्यों रहा वो भी मैं समझाती हूँ, लेकिन इसमें सबसे पहले जो करेक्शन है वो कर लीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद 263 में आता है, मैंने 262 बोल दिया था गलती से। 263 आर्टिकल याद रखना है, बाकी सारे सही बताए थे। देखिए, राष्ट्रपति शासन मैंने बताया था आर्टिकल 365, लेकिन बहुत लोग को डाउट था कि मैम ये 356 होना चाहिए। देखिए, 356 के तहत जब भी कोई राज्य विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र उसका पूरी तरह से विफल हो जाता है, तो आर्टिकल 356 के तहत वहाँ पर आपातकाल घोषित होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। लेकिन इसको लगाने के भी बहुत से आधार हो सकते हैं। अब इसी के आधार में आर्टिकल 365 आता है। अगर किसी राज्य के शासन को संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है तो आर्टिकल 365 को आधार बना लिया जाता है, अर्थात वह संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों को सही से फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, आर्टिकल 365 को आधार बनाकर वहाँ पर शासन, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसलिए आपका अनुच्छेद जो 365 दिया गया था मैंने करेक्ट कराया, बाकी सारे आपको सही बता दिए थे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक और प्रश्न है जिसमें आप लोग को डाउट रहा, 355 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्थाओं के बारे में है। पहली है बलवंत राय मेहता समिति, फिर है जीवी के राव समिति, एलएम सिंघवी समिति, ऑप्शन डी है अशोक मेहता समिति। अब मैंने इसमें देखा कि बलवंत राय मेहता समिति कराया तो आपके डाउट आ गए, क्यों, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैम ये सारे के सारे पंचायती राज संस्थाओं के बारे में है। लेकिन एक बात समझिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो थोड़ा आपको दिमाग से उत्तर देना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन सी समिति बनती, बलवंत राय मेहता समिति, इसलिए मैंने इसको करेक्ट कराया। और आपको मैंने, अगर आप देखते इसमें जो सबसे लास्ट समिति आती जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को लागू किया गया, अगर वो ऑप्शन होता तो आप वो करेक्ट करते, लेकिन यहाँ पर सबसे पहली समिति दी गई थी ये बलवंत राय मेहता समिति, तो मैंने इसको सही करा दिया। इसलिए आपको देखते रहना प्रश्न में, प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, आपको क्या उत्तर करना है। डाउट होना ज़रूरी है, आपके जो भी डाउट्स आते हैं मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, बट 1-2 क्लासेस लग जाती हैं क्योंकि 1-2 क्लास रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं और वो अपलोड हो जाती हैं, तो 1-2 दिन का आपको वेट करना रहता है। बाकी मैं कमेंट के ज़रिए से तुरंत आंसर दे देती हूँ, तो बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ज़रूर मैं एक्सप्लेन करूँगी। चलिए अब आगे के प्रश्नों को और बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने की दिशा में कदम उठाएंगे तथा उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां सौंपेंगे। इस उपबंध का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 4 का, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है भाग 4। पहले तो आपको सारे पार्ट्स याद होने चाहिए, नहीं याद है मैंने शॉर्ट्स में कंप्लीट कराया है, मैंने पिछली डे वाइज सीरीज़ में कंप्लीट कराया है। जब तक पॉलिटी का सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट हो रहा तब तक आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो भाग 1 में आपको पता होना चाहिए संघ एवं राज्य क्षेत्र दिया गया है। फिर उसके बाद भाग 4 का जो है ये मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है।
भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जबकि राज्य में ग्राम पंचायतों को संगठित करने की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है, जो कि भाग 4 में आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 357 क्वेश्चन है, ये आपके जो पिछले क्वेश्चन का डाउट था वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 352 या आर्टिकल 365। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे, कौन सा करेक्ट है। तो किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा उसके लिए आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 अर्थात फर्स्ट और फोर्थ जिसमें दिया गया ऑप्शन सी करेक्ट है, इनके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 358 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? अब ये संशोधन पूछा गया है, कौन सा है? ऑप्शन ए है चौथा संशोधन, ऑप्शन बी है 7वां संशोधन, ऑप्शन सी है 11वां संशोधन या फिर ऑप्शन डी है 24वां संशोधन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वां संशोधन। 359 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्यपाल अपने कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। यहाँ अधीनस्थ शब्द में कौन शामिल है? ऑप्शन ए है सभी मंत्री और मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्री, ऑप्शन सी है केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, या ऑप्शन डी है केवल कैबिनेट मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी मंत्री और मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में संवैधानिक आपातकाल से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित होने की स्थिति में राष्ट्रपति, अब कुछ कथन दिए गए उनको देख करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के सभी कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं ले सकता है। सेकंड है घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां राज्यपाल के अधिकार में रहेंगी। थर्ड है उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं ले सकता है। और फोर्थ है घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधिकार में होंगी। कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है ये आपको चयन करना है। इसमें देखिए, यदि राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित होगा तो उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के जो सभी कार्यों की जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति स्वयं ले सकता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। और घोषणा कर सकता है कि जो राज्य विधानमंडल की शक्तियां हैं अब संसद के अधिकार में आ जाएंगी, इसलिए राज्यपाल के अधिकार में नहीं होंगी, और ये सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा, उसको आप चूज करेंगे। 361वां प्रश्न जो है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों के बारे में है। कौन सा कथन सही दिया गया है, सारे कथन देख लीजिए। पहला कथन है इन शक्तियों का उल्लेख आर्टिकल 213 में है। सेकंड है राज्यपाल राष्ट्रपति या राज्य मंत्री परिषद की सलाह से ही अध्यादेश जारी कर सकता है। थर्ड है यह राज्य विधानसभा की विधायी शक्तियों के साथ संयोजित है। फोर्थ है अध्यादेश केवल राज्य विधानसभा के अवसान के समय ही जारी किया जा सकता है, ना कि राज्य विधान परिषद के अवसान के समय। फिफ्थ है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को कभी वापस नहीं लिया जा सकता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिया गया है बताना है, और इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 213 में है। राज्यपाल है राष्ट्रपति या फिर राज्य मंत्री परिषद की सलाह से ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है राज्य विधानसभा की विधायी शक्तियों के साथ संयोजित है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट देख लीजिए, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को कभी वापस नहीं किया जा सकता, ये गलत है क्योंकि इसकी मैक्सिमम अवधि है 6 महीने। अगर सदन सत्र में आ जाता है तो सबसे पहले 6 सप्ताह का वक्त दिया जाता है, अगर वो पारित नहीं होता है तो उसके बाद ये अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो इसकी जो मैक्सिमम अवधि है 6 माह 6 सप्ताह की है। तो अध्यादेश के विषय में ये 5वां स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, इसलिए आप ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। 1, 2 और 3 ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस विषय से संबद्ध है? स्थानीय शासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन या फिर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न छावनी बोर्ड के संदर्भ में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो देख लीजिए, नगर पालिका प्रशासन की यह प्रणाली हमारे देश में ब्रिटिश विरासत है।
सेकंड स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना रक्षा मंत्रालय द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर की गई है। थर्ड है, इन पर रक्षा मंत्रालय का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण होता है। फोर्थ है, इनमें केवल चुने हुए सदस्य ही होते हैं। फिफ्थ है, बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं के अनुसार उत्तर देना है। इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नगर पालिका प्रशासन की यह प्रणाली हमारे देश में ब्रिटिश विरासत है और इन पर रक्षा मंत्रालय का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण होता है। लेकिन जो इसकी स्थापना है रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के आधार पर नहीं की गई है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। इसकी स्थापना छावनी अधिनियम 2006 के प्रावधान के तहत की गई है। यह केंद्र सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है उसके तहत इसके अंतर्गत आता है। अगला है, इसमें केवल चुने हुए सदस्य ही होते हैं, ये गलत दिया गया है। और बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये भी गलत है। देखिए, छावनी बोर्ड के जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए फिफ्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर आप ऑप्शन सी सही करेंगे, पहला और तीसरा स्टेटमेंट राइट दिया गया है। अगला प्रश्न नगर पालिकाओं से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहला है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों अर्थात सीटों का जो आरक्षण है नगर पालिका क्षेत्र में कुल आबादी में इनकी आबादी के अनुपात में होना। सेकंड है, चुनाव अनिवार्य रूप से प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर होंगे। थर्ड है, लेखा के रख रखाव तथा लेखा परीक्षा संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाना। फोर्थ है, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर पंचायतों का गठन। फिफ्थ है, कुछ सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखना। इनमें से कौन सी विशेषता है ये बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण है वो नगर पालिका में कुल क्षेत्र में आप देखेंगे कुल आबादी में इनकी आबादी के अनुपात में होना। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट करेक्ट है वो है, चुनाव अनिवार्य रूप से प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर होंगे। नगर पालिका से रिलेटेड जो प्रावधान था वो 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। यहाँ पर आपको याद ये रखना है, इसमें जो महिलाओं के लिए हैं कुल सीटों में से 1/3 जो सीटें हैं उसमें क्या होता है, महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया 1/3 सीट। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पर नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया जो कि ग्राम पंचायत दिया गया, वो गलत हो गया। और यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है नगर पालिका का। अब इसका जो चुनाव है वो सीएमओ के द्वारा ही होता है, ठीक है, जिसको राज्य सरकार नियुक्त करती है। अब इससे संबंधित जो प्रावधान है वो 243Q से लेकर के 243ZE तक दिए गए हैं। तो ये नगर पालिकाओं के बारे में है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट राइट है। 365 क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण दोनों दिए गए और बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। कथन है, संविधान के अंतर्गत राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका कारण है क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बताना है कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए इज राइट। तो ये रहे आज के पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन, लेकिन इन क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस और रिकॉर्डेड वीडियो भी चाहिए आपको तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सामान्य सी जानकारी हो सकती है वो आपको प्रोवाइड की गई है। लेकिन आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं या किसी प्रकार की भी समस्या है तो आप फुल पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको डाउट सेशन भी दिया जाता है। डाउट के लिए अलग ग्रुप क्रिएट किया गया है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।